अज़ीज़ तलबा, फ़र्स्ट ईयर पेपर प्रेजेंटेशन। ये फ़र्स्ट ईयर के बच्चों के लिए कुछ सवालात अहम होते हैं। आज ये पेपर प्रेजेंटेशन, अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर करें और अपनी राय भी ज़रूर दें नीचे कमेंट में, हम इंतज़ार करेंगे। सबसे पहले जी, नज़्म का ख़ुलासा। नज़्म का ख़ुलासा कैसे लिखा जाना चाहिए, उसकी पेपर प्रेजेंटेशन क्या है, आज की हम इस वीडियो में इस पे बात करेंगे। फिर उसके बाद सबक का ख़ुलासा, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए और सबक का ख़ुलासा कैसे लिखा जाना चाहिए, आज की वीडियो में इस पे भी बात करेंगे। फिर उसके बाद सबसे बढ़ के पैराग्राफ की तशरीह यानी इक़्तिबास की तशरीह और प्लस सियाक़ो सबाक़। सियाक़ो सबाक़ कैसे लिखा जाना चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले नज़्म का ख़ुलासा। एक पेज है हमारे पास, सफ़ा है, जिसके ऊपर हम दरमियान में लिखेंगे सवाल नंबर। आमतौर पे सवाल नंबर 5 होता है, तो सवाल नंबर ऊपर लिखेंगे, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके नीचे हम नज़्म का ख़ुलासा यानी पूरा जो सवाल है वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अपना वक्त बचाएं, तो सिर्फ नज़्म का ख़ुलासा। नीचे नज़्म का उन्वान और शायर का नाम, ये दोनों, नज़्म का उन्वान भी शायर का नाम भी, दोनों चीज़ें जो पेपर सेटर है उसने पेपर में दी हुई होती हैं। 5 नंबर का ये सवाल है, 5 नंबर सिर्फ ख़ुलासे ही के इसमें होते हैं, अलग से कोई चीज़ नहीं पूछी होती। हमने इसका ख़ुलासा लिखना है, आप देख रहे हैं तवालत 10 लाइनें, यानी 10 लाइनों में ये लिखा जाना चाहिए। तो पेज के सफ़ा के दरमियान में नज़्म का ख़ुलासा लिखें और हाशिया से 1 या 2 लफ्ज़ छोड़ के आगे बिल्कुल एक तरतीब में, जैसे आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, नज़्म का उन्वान और शायर का नाम लिखें। नज़्म का नाम और नज़्म का उन्वान और शायर का नाम। नज़्म का उन्वान नज़्म का नाम नहीं होता, उन्वान होता है, ये लिखना चाहिए। और शायर का नाम अगर नहीं भी लिखेंगे तो कुछ गलत नहीं है। ये क्या कहते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा है कि ये लिखने के बाद फिर आप ख़ुलासा लिखेंगे। ख़ुलासा ना भी लफ्ज़ लिखना हो, बराह रास्त आप शुरू कर दें तो भी ठीक है। हमने पहले भी बात की कि इसकी तवालत जो है वो 10 लाइनें होनी चाहिए। फिर ख़ुलासा में ना हवाले देते हैं, ना ही अपनी तरफ से तशरीही जुमले लिखते हैं। यानी जो नज़्म है उसको नसर की सूरत में लिख दिया जाए अशार को, तो वो नज़्म का ख़ुलासा बन जाता है। हमारे पास जो छोटी नज़में होती हैं हम उसको 8 लाइनों में लिखते हैं, बड़ी नज़्म जो है उसको 10, 11 या हद 12 लाइनों तक समेट देते हैं। 10 लाइनें, 11 लाइनें या 12 लाइनें जब हमने लिखनी हैं, उसमें अपनी तरफ से इसकी तशरीह नहीं करनी कि अपनी तरफ से कोई चीज़ें या गप्पें मारनी शुरू कर दें, नहीं, बल्कि अशार ही को इसमें हमने लिखने की कोशिश करनी होती है। तो ये जो तशरीही जुमले, इसमें शायर कहता है, शायर की मुराद ये है, ये नज़्म जो है वो फ़लाँ शायर की है, या इस तरह के कोई भी लफ्ज़ या जुमले इसमें नहीं लिखे जाते। 10 लाइनें लिखने, 11, 12 लाइनें लिखने के बाद आप कोई ख़ास लफ्ज़ मार्कर से, कोई 3, 4, 5 लफ्ज़ मार्कर से लिख दें, ताकि जो पेपर चेकर है उसको इसके अच्छी तरह से समझ आ जाए कि वाकई बच्चे ने बिलतरतीब और बिल्कुल दुरुस्त लिखा हुआ है। ये जो नज़्म का ख़ुलासा है, ये आम तौर पे सबसे पहले लिखा जाता है। हम बच्चों को ये कहते हैं कि ये सवाल जो है सबसे पहले लिखा जाना चाहिए। 5 नंबर का ये होता है, 10 लाइनें लिखनी हैं, तो इसके लिए हम बच्चों को 7 मिनट का टाइम देते हैं कि आप 7 मिनट में ये अपना जो सवाल है ये मुकम्मल कर लें। लेकिन 7 मिनट में बच्चे जो हैं वो पेपर भी शुरू नहीं करते। ऐसे अच्छे बच्चे जो वाकई पेपर पूरा करते हैं, वो इस 7 मिनट में अपने इस सवाल को मुकम्मल कर लेते हैं। दोबारा से ज़रा इसकी प्रेजेंटेशन देख लें, साथ में आपको हाशिया लगा भी नज़र आ रहा है, पूरा सफ़ा भी, के पेज के दरमियान में सवाल नंबर लिखेंगे और नज़्म का ख़ुलासा। नज़्म का उन्वान, शायर का नाम लिखें या ना लिखें, आगे चलें। नज़्म, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई है, बाकी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे है जी सवाल नंबर 3 यानी पैराग्राफ की तशरीह। पैराग्राफ जो है ये आप नीचे अलिफ और बे लिखा भी हुआ है। अलिफ और बे यानी 2 पैराग्राफ हमें देता है और ये कहता है कि इन 2 में से किसी एक का सियाक़ो सबाक़ के हवाले से तशरीह कीजिए। जैसे हमने अलिफ लिखा है, इससे मुराद ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक, आगे मैंने डॉट डालेंगे। इस पैराग्राफ की हमने तशरीह करनी है।
ओके। नंबर जो हैं इसके वो 1 + 1 + 3 + 10 = 15, यानी 15 नंबर का ये सवाल होता है। अलिफ और बे दो जुज़ें, दोनों में से एक की तशरीह करनी है। मोहम्मद रसूल। अब ये पैराग्राफ है जो आया हुआ है, उसकी हमने सिर्फ हिंट के तौर पे थोड़ा सा लिखा और पीछे लिखा है हवाला मतन, यानी वो तहरीर है, वो पैराग्राफ या इक्तबास है जिसकी मैंने तशरीह करनी है, वो पैराग्राफ मैं हिंट के तौर पे थोड़ा सा लिख दिया है। हवाला मतन से मुराद यानी उसका मैं तारुफ देने लगा हूँ इस पैराग्राफ का कि ये पैराग्राफ कहाँ से है, क्या है, इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है, सारा कुछ उसके मुतल्लिक बताया जाएगा। उसी पीछे हमने बात कर ली है, पेज के दरमियान में सारा सवाल नंबर 3 लिखें, और सारा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है। सवाल इसका क्या आता है, दिए गए पैराग्राफ में से किसी एक जुज़ का सियाक़-व-सबाक़ के हवाले से तशरीह कीजिए, किसी एक जुज़ की सियाक़-व-सबाक़ के हवाले से तशरीह कीजिए, नेज़ मुसन्निफ़ का नाम और शायर का नाम भी लिखें। अब हवाला मतन लिखने के बाद आपने नीचे लिखा है सबक का उन्वान, सबक का नाम बिल्कुल ना रखें, सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम, दो चीज़ें हैं, दोनों का एक एक नंबर है। ऊपर तकसीम भी आपको नज़र आ रही होगी जो दी गई है इसकी सवाल की। सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम, ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें दुरुस्त करके साफ़ करके लिखें, मार्कर से जिस तरह लिखी गई हैं बिल तरतीब और एक सीक्वेंस में। इससे आपकी पेपर की खूबसूरती में इजाफ़ा होगा, दोनों का एक एक नंबर मिलेगा। फिर नीचे माखज़ और सिन्फ़, ये एमसीक्यूज़ में पूछ लेता है, इसलिए हमने याद किया हुआ होता है, इसलिए इधर लिखने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे ना भी लिखेंगे तो कुछ गलत नहीं है। तो ये चारों चीज़ें अगर आप लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। नीचे है जी सियाक़-व-सबाक़। सियाक़-व-सबाक़ की तवालत लेंथ आपको नज़र आ रही है कि ये 10 लाइनों में लिखा जाना चाहिए। बाज़ असातिज़ा सियाक़-व-सबाक़ का पैराग्राफ में लिखवाते हैं, बाज़ असातिज़ा कहते हैं पैराग्राफ में ना लिखें। बहरहाल दोनों तरह दुरुस्त है, आप लिख सकते हैं। सियाक़-व-सबाक़ होता क्या है कि जो पैराग्राफ तशरीह के लिए है उससे सबक पहले क्या है और उस सबक से उस पैराग्राफ से सबक में बाद में क्या है, दोनों चीज़ें जो हैं वो सियाक़-व-सबाक़ में आती हैं और इसकी तवालत कितनी है, 10 लाइनें। अब इसको आसानी से सादा से अंदाज से समझने के लिए कि पूरा सबक हमने 10 लाइनों में लिखना है, सिवाय उस पैराग्राफ के जो ऊपर दिया गया है। पूरा सबक 10 लाइनों में लिखना है सिवाय उसके जो ऊपर दिया गया है। देखें, तशरीह के लिए दिया गया पैराग्राफ के अलावा पूरा सबक 10 लाइनों में लिखें। जो पैराग्राफ ऊपर तशरीह के लिए दिया गया है उसके अलावा पूरा सबक हमने 10 लाइनों में लिखना है, ये सियाक़-व-सबाक़ है। आगे जी तशरीह हम लिखेंगे 10 लाइनों के बाद तशरीह 3 से 4 सफ़हात होनी चाहिए और उसमें हमने हवाले भी देने हैं। ये तो खैर बच्चों को पता है, बच्चे लिख लेते हैं। 3 से 4 सफ़हात उसकी लेंथ होनी चाहिए, डिपेंड करता है आप मीडियोकर बच्चे हैं, लायक हैं, नालायक हैं, कैसे हैं, आपने हवाले भी देने हैं। तशरीह जो होती है आम तौर पे बच्चे क्या करते हैं, पूरे सबक का खुलासा लिख देते हैं, तो वो कहते हैं देखा मैंने तशरीह कर दी। नहीं, जो पैराग्राफ दिया गया है उसी को एक्सप्लेन करना है, उसी की वजाहत करनी है। ये नहीं कि सबक का खुलासा या स्टोरी लिख दी है उसमें हमने हवाले दे दिए, नहीं, ऐसे नहीं, वो गलत होगा। जो पैराग्राफ है उसी ही पे बात करनी है, उसी को एक्सप्लेन करना है, उसी की वजाहत करने की कोशिश करनी है। सियाक़-व-सबाक़ में ये ज़रूर मेंशन करें, शुरू में कर दें, या बेहतर ये है कि आखिर पे अलग लाइन लिख के मार्कर के साथ मेंशन करें कि ये पैराग्राफ सबक के शुरू, आखिर या इख्तिताम, दरमियान, वसत वगैरह से लिया गया है, ताकि क्या कहते पेपर चेकर जो है उसको अंदाज़ा हो जाए कि बच्चे ने पैराग्राफ पढ़ के उसको पता चल गया है कि सबक के किस हुआ है। बाज़ चेकर जो हैं उसका 1 नंबर, सियाक़-व-सबाक़ के 3 नंबर होते हैं, 2 + 1 = 3 कर लेते हैं। वो 1 नंबर इसी चीज़ का रख लेते हैं कि बच्चे को इस चीज़ का पता चला है कि नहीं, ये कोई उसूल कानून नहीं है, बस चेकर अपनी मर्ज़ी से बाज़ रख लेते हैं। ये हवाला मतन दोबारा से ज़रा देखें, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, माख़ज़ और सिन्फ़, ये जितना अच्छा खूबसूरत करके लिखा होगा। ये अलिफ़ और बे मैंने पहले बताया, ये सिर्फ वैसे ही लिखा है समझाने की खातिर कि अलिफ़ और बे 2 जुज़ होंगे। अब हमने अलिफ़ जुज़ करना था, अलिफ़ लिखा है, साथ में ये जो जुज़ यानी जो पैराग्राफ जो इक़्तिबास है उसको 3-4 लफ्ज़ लिख के आगे हमने डॉट डाल दिए हैं ताकि चेकर को पता चल जाए। ऊपर नंबरों की तकसीम 1 + 1 + 3 + 10 = 15, ये आप की स्क्रीन पे चल रहा है, आप देख रहे हैं। ये बार बार बताने का, दिखाने का मकसद ये है कि इसमें यही प्रेजेंटेशन है कि देखें किस तरह हर चीज़ लाइन पे सीधी और अपनी जगह पे
कोई भी चेकर इसको चेक करेगा, देखेगा तो उसको फ़ौरन से चीज़ों की समझ आ जाएगी, उसकी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। फिर इसी तरह सियाक़ो सबाक़ है, आम तौर पे एक सफ़ा जो है इस चीज़ पे लगता है, यानी हवाला मतन आधा सफ़ा तकरीबन, और ऊपर सवाल नंबर और सारा कुछ लिखे, और फिर नीचे सियाक़ो सबाक़ तकरीबन 10 लाइनें उसकी, तो एक सफ़ा जो है इस चीज़ का बन जाता है। तो स्टूडेंट्स को उम्मीद है इसकी भी समझ आ गई होगी। जो चीज़ ना समझ आए वो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आगे है हमारे पास सबक का खुलासा, बिल्कुल उसी तरह ऊपर लिखेंगे सवाल नंबर 4। अब इसका नीचे सबक का खुलासा बस इतना ही लिखें, दिए गए नसरी असबाक में से किसी एक सबक का खुलासा तहरीर कीजिए, नीज़ मुसन्निफ़ का नाम भी लिखें। ये साइड पे लिखा हुआ है अलिफ और बे। अलिफ और बे का मतलब है यानी 2 सबक दिए हुए हैं, दोनों में से हमने एक करना है। 1 जमा 9 बराबर 10 नंबर हैं इसके। 1 नंबर सबक का उन्वान, और सॉरी 1 नंबर मुसन्निफ़ के नाम का है और 9 नंबर उसके खुलासे के हैं। सबक का उन्वान, नीचे फिर उसी तरह मुसन्निफ़ का नाम, बस दो चीज़ें लिखें, सिन्फ़ माख़ज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सबक का उन्वान इसलिए लिखना है क्योंकि अलिफ और बे 2 उसने सबक दिए हुए हैं, तो हमने बताना है भाई हमने सबक का उन्वान लिख के कि हम कौन से सबक का खुलासा लिखने जा रहे हैं। सबक खुलासा में हवाले नहीं देते, तवालत इसकी तकरीबन 2.5 सफ़ात होती है। खुलासे में हवाले नहीं देते, हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि बच्चे खुलासा लिखते हुए उसमें भी हवाले दे देते हैं। हवाले सिर्फ़ हमने तशरीह में देने होते हैं। और इसकी तवालत कितनी है? 2.5 सफ़ात। अगर कोई सबक बड़ा है तो वो तकरीबन, जो सबक बड़े हैं वो 3 सफ़ात तक ले जाएं। खुलासा तकरीबन इतना ही होना चाहिए। जब आप खुलासा लिखते हैं तो हर सफ़े पे कोई 3, 4, 5 ख़ास लफ्ज़ मार्कर से ज़रूर मेंशन करें। देखें एक बार अपनी स्क्रीन पे सबक का खुलासा, मुसन्निफ़ का नाम, फिर नीचे खुलासा या खुलासा सबक लिख के खुलासा लिखना शुरू कर दें। खुलासे में अपनी तरफ से कोई बातें, कोई गप्पें नहीं मारी जाती। जो बात सबक में लिखी हुई है वही हमने लिखनी होती है। खुलासा में हवाले नहीं देते, जो सबक बड़े हैं वो 3 सफ़ात हों। नीचे फिर वही बात के खुलासे में अपनी तरफ से कोई तशरीही जुमले, इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम ये है, मुसन्निफ़ का तारुफ़ लिखना शुरू कर देना, या सबक के तारुफ़ के हवाले से कोई बात करनी शुरू कर देनी। इस तरह की कोई भी चीज़, कोई भी बात खुलासे में हमने शामिल नहीं करनी होती। शामिल खुलासा जो होता है वो एक तिहाई होता है, यानी 3 हिस्से इस तरह की अपनी तरफ से हमने पूरी स्टोरी लिखी है, पूरी कहानी लिखी है, लेकिन कहीं से एक लफ्ज़, कहीं से एक जुमला, कहीं से एक लाइन रह गई है जो कोई इतनी ख़ास नहीं है, तो वो खुलासे का मतलब यानी ख़ास उस सबक के ख़ास नुकात, ख़ास चीज़ें। देखें ये भी फिर आ रहा है कि खुलासे में ना हवाले देते हैं, ना ही अपनी तरफ से कोई जुमले लिखते हैं। ये तवालत लिखी हुई है नज़्म का खुलासा। ये जो नज़्म का खुलासा है, हम अभी सबक के खुलासे की भी बात कर रहे थे, साथ में नज़्म का खुलासा भी है। सबक का खुलासा 2.5 सफ़ात, जबकि नज़्म का खुलासा जो है वो 10 लाइनें। लेकिन दोनों में अपनी तरफ से कोई बात हमने नहीं करनी। हमने जो चीज़ें हैं सबक में लिखी हुई या नज़्म में लिखी हुई वो ही लिखी जाएंगी। ये साथ फिर देखिएगा, खुलासा जो है सबक का उसकी कितनी है? 2.5 सफ़ात। उम्मीद है तलबा आपको ये पसंद आया होगा, समझ आ गई है। जो ना समझ आए ज़रूर कमेंट करें, वैसे भी कमेंट भर के